बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि माँ बाप को अपनी बच्चियों के नसीब से डर लगता है। जिन बच्चों को पाल पोसकर बिल्कुल एक नर्म नाजुक फूल की तरह परवान चढ़ाया जाए और फिर ससुराल जाते ही उनके नसीब ऐसा पलटा खाएं कि वहीं फल मुरझा कर बिखर जाए, यही वक्त होता है जो बहुत तकलीफ देह होता है। और कई माँ बाप उस वक्त से डरते हैं। कुछ ऐसा ही भावेश के साथ भी हुआ। जब उसने अपनी इकलौती बेटी को इस नीयत से बड़े घर में बहू बनाकर भेजा कि वहां जाकर उसकी बच्ची को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो खुशी भरी जिंदगी गुजारेगी। वो गरीब होते हुए भी दुनिया की हर कीमती चीज अपनी बेटी को खरीद कर दे चुका था। बस ना खरीद कर दे सका तो अपनी बच्ची का नसीब। निशा दुल्हन बनी शीशे के सामने बैठी थी। वो अपने बालों में उंगली फेरते हुए खुद को देख रही थी। वो इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। दुल्हन बनकर उस पर बहुत रंग रूप आया था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। निशा ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर कहने लगी कि कौन है, अंदर आ जाइए। इतना कहकर वो अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को ठीक करने लगी कि तभी दरवाज़ा खुला और भावेश अंदर आया। जैसे ही निशा की नज़र अपने बाप पर पड़ी तो वो फौरन अपने पल्लू को ठीक करती हुई उठ खड़ी हुई। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। वो दिल ही दिल में ढेरों दुआएं देता आगे बढ़ा। कुछ सोचता रह गया कि काश आज उसकी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। भावेश ने आकर अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर उसे अपने सामने बिठाकर कहने लगा कि देख बेटी, अगर मेरे बस में होता तो मैं एक पल के लिए भी तुझे अपनी नज़रों से दूर न करता। हमेशा तुझे इस घर की रानी बनाकर रखता। तू तो मेरे इस घर की रौनक है। तेरे बाप की सांसें ही तेरे इस घर में गूंजती किलकारियों से चल रही हैं। मगर यही दुनिया का रिवाज है। बच्चियां तो पैदा होते ही पराई अमानत होती हैं। भावेश की बात सुनकर निशा की आंखें भीग चुकी थीं, मगर भावेश उसके आंसू साफ करके बोला, ना रो मेरी शहजादी बेटी। मेरी शहजादी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे वो ये बताती, बात बताती, मगर मुझे, क्योंकि मैं ही तेरा बाप और तेरी माँ हूँ, इसलिए इतना कहूँगा कि आज कि मेरी लाज रखना। अपनी माँ की मोहब्बत और बाप का मान अपने ससुराल में ऐसे ही कायम रखना। कभी भी वो नौबत मत आने देना कि कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ की परवरिश पर उंगली उठाए। बाप की बातें सुनकर निशा ने अपने हाथ में अपने पापा का हाथ थामा फिर और पूरा विश्वास दिलाते हुए बोली कि पापा आप चिंता मत करें, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निशा ने अपने पापा को देखकर एक गहरी सांस ली थी। वो जानती थी कि उसके पापा ने उसका घर बसाने के लिए कितनी मेहनत की है। निशा का संबंध एक गरीब घराने से था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर हुस्न की दौलत से माला माल थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके जन्म के बाद कई दिन तक तो उसका चेहरा ही किसी को नहीं दिखाया गया था। बड़ी बूढ़ी औरतें कहती थी कि निशा का चेहरा ढक कर रखो, ये ना हो कि बच्ची को किसी की नजर लग जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। निशा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसे अपने माँ बाप का प्यार भी बहुत मिला था। निशा के पापा के पास छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी किया करता था। मगर जैसे जैसे निशा बड़ी हुई तो खर्चे भी बढ़ने लगे। उसने निशा को पढ़ाने लिखाने के खर्चे पूरे करने के लिए खेतीबाड़ी के साथ साथ नौकरी भी करना शुरू कर दी थी। वो एक फैक्ट्री में काम करने लगा, जिसके बाद उसके पास अच्छी खासी रकम जमा होने लगी। निशा जवानी तक पहुंची तो उसके साथ ही उसके बाप ने उसके लिए दहेज बनाना भी शुरू कर दिया। निशा मना करती कि पापा मैं दहेज लेकर नहीं जाऊंगी, मगर भावेश कहता कि नहीं बिटिया, मैं चाहता हूँ कि ससुराल में तुझे बहुत खुशियाँ मिले। तो अपने माँ बाप के घर से जब दूसरे घर में जाए तो कोई तुझे ऊंची आवाज में बात तक करने वाला ना मिले। मैं सबके मुंह बंद करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे बहुत सारा दहेज दूंगा। निशा के पापा ने कैसी कठिनाइयां मेहनत करके अपनी बच्ची को दहेज दिया था। ये सब निशा से ढका छुपा न था। वहीं भावेश का कहना था कि वो अपनी बेटी के साथ बेटी की शादी एक अच्छे और बड़े घराने में करेगा। जो मुसीबतें और कठिनाइयां उसे यहाँ देखनी पड़ी हैं, भावेश नहीं चाहता था कि ससुराल जाकर उसकी बेटी को यही गरीबी देखनी पड़े। गांव में चौधरी के बेटे की शादी थी, जिसमें पूरे गांव को बुलाया गया था। आज तक निशा घर से बाहर किसी भी शादी में नहीं गई थी। इस बार सिर्फ भावेश को ही जाना था, मगर निशा का दिल चाहा कि वो भी चौधरी के यहाँ शादी पर जाए, लोगों से मिले। जब उसने झिझकते हुए इस बारे में भावेश से बात की तो पहले तो भावेश ने मना कर दिया, मगर जब अपनी बेटी की उदास होती शक्ल देखी तो ना चाहते हुए भी मान गया। चौधरी की बेटे की शादी थी। भावेश और निशा वहां पहुंच चुके थे। निशा जरूर एक गरीब घराने से संबंध रखती थी, मगर उसके कपड़े और ज्वेलरी बहुत महंगी थी। वहां पर मौजूद कितनी ही लड़कों की माएँ उसे देख रही थीं। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है और इसका बाप करता क्या है। वहां पर सभी बड़े घरानों से आए लोग तो उसको नहीं जानते थे, मगर जब गांव की औरत से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये तो भावेश भाई की इकलौती बेटी है।
इसी शादी में मौजूद एक औरत को निशा इतनी पसंद आई कि उसने सोच लिया कि मेरे घर की बहू बनेगी तो बस निशा ही बनेगी। अगले ही दिन वो रिश्ता लेकर भावेश के घर पहुंच गई। भावेश ने गैर लोगों को अपनी बेटी का हाथ मांगते हुए देखा तो उसने फौरन मना कर दिया। कहने लगा कि मैं आप लोगों को नहीं जानता, भला कैसे मैं गैर लोगों को अपनी बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दूं। मेरी बच्ची मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मगर जब वो बार बार भावेश के घर आने जाने लगे और जब भावेश को पता चला कि वो लोग अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, उनके लिए तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, ये तो निशा की सुंदरता है जिसके पीछे वो औरत भावेश की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है, तो भावेश भी सोच में पड़ गया। अगर वो इस रिश्ते से इनकार कर देता तो क्या गारंटी थी कि दोबारा इतने अच्छे घर से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आता। यही सोचकर उसने हाँ कर दी। निशा से भी सबसे पहले उसकी मर्जी पूछी, मगर निशा ने भी यही कहा, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बस फिर क्या था, लड़के वालों ने मना भी किया कि हम दहेज नहीं लेंगे, मगर इसके बाद भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर भावेश ने दहेज खरीदकर अपनी बेटी को दिया था। कुछ ही देर बाद लड़के वाले बारात लेकर वहां पहुंच चुके थे। फेरों के बाद निशा बाप के घर से विदा होने लगी तो अपने बाप के सीने से लगकर कितनी देर फूट फूट कर रोती रही, मगर यही तो दुनिया का कानून था। भावेश ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया। भावेश को निशा से पूरी उम्मीद थी कि उसकी बच्ची अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश रहेगी, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यही प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरी बच्ची को इतनी खुशियां दे कि वो मायके का दरवाजा तक भूल जाए। वहीं निशा भी दिल ही दिल में कई सपने सजाए गांव की बस्तियों से निकलकर शहर में आ चुकी थी, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर थे, हर तरफ चहल पहल थी। वहीं एक पॉश एरिया में उसका महल जैसा घर था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरी और अपने पति प्रत्युष का हाथ पकड़कर घर में आई, तो इससे पहले कि उसकी नजरें इस घर को देखती कि तभी उसका ध्यान घर के एक तरफ पड़े सामान की तरफ गया। उसके वजूद को तो जैसे एक झटका सा लगा था, क्योंकि यह सारा सामान उसके दहेज का सामान था, जो कि इस घर के आंगन में कोने में गिरा पड़ा था। फर्नीचर और कांच के बर्तन तो टूट फूट गए थे, सामान ऐसे पड़ा था कि जैसे कचरा हो। ये सब देखकर निशा कुछ कहती कि इससे पहले ही निशा की सास उसकी नजरें भाप चुकी थीं। अगले ही पल बहुत घमंड भरे अंदाज में कहने लगी कि अरे कमला, तुम्हें मैंने कहा था कि ये कचरा समेट दो, ऐसा सस्ता और घटिया सामान हम अपने घर में नहीं रखते। चाहे तो किसी गरीब को दे दो या फिर खुद अपने घर में ले जाओ, मगर 1 घंटे के अंदर अंदर ये सामान मुझे यहाँ पर दोबारा नजर ना आए। निशा के सारे सपने तो वहीं पर चकनाचूर हो चुके थे। उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। उसके पापा ने एक एक रुपया जोड़कर यह सामान उसके लिए खरीदा था और यहाँ इसे इस हालत में रखा गया था। प्रत्युष उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा, मगर उसने जाने से मना कर दिया। वो भागती हुई उस सामान के पास आई थी, सामान को देखकर रोने लगी, टूटे हुए सामान को उठाने लगी, कहने लगी कि नहीं, मेरे कमरे में यही सामान रहेगा, ये मेरे पापा की खून पसीने की मेहनत थी, उन्होंने मेरे लिए दिया है। वहां पर लड़के वालों के कई खानदान की औरतें मौजूद थीं। सबको जब ये पता चला कि ये तो दहेज का सामान था और उसका ये हश्र किया गया है, तो सब आपस में बातें करने लगे। मजबूरन लोगों की बातें सुनकर प्रत्युष की माँ ने वो फर्नीचर अपने बेटे के कमरे में सेट करवाया, मगर उसी के साथ ही उसने प्रत्युष के कान भी भर दिए कि इस लड़की को आए हुए अभी कुछ मिनट नहीं हुए और आते ही फसाद कर दिया। प्रत्युष जो निशा के हुस्न पर जैसे फिदा होता जा रहा था, उसे तो हर तरफ निशा ही निशा दिखाई दे रही थी, मगर जब उसने अपनी इज्जत पर बनती देखी और निशा को ऐसे जबान चलाते देखा तो वो गुस्से में आ चुका था। निशा अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी जब प्रत्युष बड़े ही गुस्से से कमरे में आया और आते ही उसने लड़ना शुरू कर दिया कि आखिर तुमने सबके सामने इस बेकार से सामान की वजह से मेरी माँ की बेइज्जती क्यों की। अरे इतना सस्ता सामान हम लोग अपने घर में नहीं रखते, देखो इस घर को कैसे महंगे महंगे फर्नीचर से सजाया हुआ है। तभी तो कहा था तुम्हारे बाप को कि हमें सामान मत दें, हम खुद खरीद लेंगे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे मन मुताबिक वो कभी भी दहेज नहीं दे सकते। मगर अब तुम्हारी वजह से हमारे पूरे खानदान में बेइज्जती हो चुकी है। प्रत्युष वहीं पर गुस्से से बैठ चुका था, जबकि निशा तो सहम कर एक तरफ हो चुकी थी। उसे तो इस तरह की लहजों की आदत ही ना थी और पहली रात थी। उसका पति तो उसे लड़ने झगड़ने लगा था। वो रोने लगी, मगर प्रत्युष ने उसे फिर डांट कर चुप करवा दिया और वो वहीं पर बैठी रह गई। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। वहीं दूसरी तरफ भावेश सुबह सुबह उठा और बाजार जाकर अपनी तरफ से बहुत अच्छा नाश्ता पैक करवाया कि वो ये नाश्ता सुबह सुबह अपनी बेटी के ससुराल जाकर देकर आएगा। जब वो सामान लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसे अपनी बेटी को दिया हुआ वो सामान आंगन के कोने में ऐसे ही टूटा फूटा मिला।
उसका दिल भी 100 टुकड़े हो हुआ था। सब सामने सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। जब भावेश वहां पहुंचा, सबसे पहले मिला और शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में देर हो गई। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आया था। जब नाश्ते को खोल कर देखा गया तो उसमें तेल में तली हुई पूरियां और हलवा था और इसी तरह और भी चीजें थीं, जिसे देखकर प्रत्युष ने तो फौरन खाना झटक दिया और कहने लगा कि कितनी बदबू आ रही है, ना जाने कैसे गंदे तेल में इन चीजों को फ्राई किया गया है। हम लोग तो इतना भारी नाश्ता नहीं करते, बिना वजह ही आप ये सब कुछ उठाकर ले आए हैं। भावेश तो शर्मिंदा होकर रह गया था। उसे तो किसी ने नाश्ते तक नहीं पूछा था। वहीं जब निशा ने अपने पापा को वहां पर बैठकर नाश्ता करने के लिए कहा तो भावेश ने मना कर दिया। वो तो पूछना चाहता था कि उसके दिए सामान को ऐसे क्यों रखा गया है, मगर फिर गहरी सांस लेकर ये सोचते हुए वहां से चला गया कि हो सकता है ये सामान मेरी बेटी को भी पसंद ना आया हो, इसलिए उसे बाहर ही रखवा दिया हो। वो जो तौर तरीका देख कर आया था, उससे तो साफ पता चल रहा था कि अब वहां पर उसकी बेटी के साथ क्या सलूक होगा। शाम को प्रत्युष के साथ निशा वहां पर आई थी, मगर तंग गलियों और जगह को देखकर प्रत्युष मुंह बनाने लगा, जो कि भावेश से ढका छुपा नहीं रहा था। वो तो सोच रहा था कि उसकी बेटी बड़ी ही खुशी के साथ उसके घर में आएगी, जिसके चेहरे पर एक चमक होगी। मगर जब उसने अपनी बेटी का उदास चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बेटी रोती रही हो। वो वहां पर खुश नहीं बल्कि परेशान हो चुकी हो। उसने अपनी बेटी से पूछने की भी कोशिश की, मगर निशा मुस्कुराकर हर बात को टाल देती। वो तो यही प्रार्थना करता रहा कि वो जैसा सोच रहा है वैसा ना हो, उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश हो। मगर एक दिन निशा ने रोते हुए भावेश को फोन किया। वो बहुत रो रही थी, फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि पापा मुझे यहाँ से लेकर जाएं, मैं अब और यहाँ पर नहीं रह सकती। भावेश के तो हाथ पांव फूलने लगे थे। उसने फैक्ट्री से छुट्टी ली और जल्दी से अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया। उसकी बच्ची बहुत रो रही थी। उसके माथे पर चोट का निशान था, जैसे उसे मारा गया हो। उसके हाथ भी सूजे हुए थे। वो तो गुस्से से भर उठा था। घर के अंदर गया और जाकर अपनी बेटी के सास से कहने लगा कि आप तो बड़ी चाह से मेरी बेटी को ब्याह कर लाई थी, मगर अब क्या हो गया जो अब आप अपने वादों से यूं फिर गईं? आखिर क्यों मेरी बच्ची के साथ ये सलूक रखा जा रहा है? वहीं सास तो फौरन हाथ जोड़कर बोली कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ना ही तुम्हारी औकात है मेरे सामने बोलो। ये दोनों तो पति पत्नी के मसले हैं। अगर आपकी बेटी ऐसी है कि अपने पति पत्नी के मसले अपने बाप को बताए तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, आपकी परवरिश में खोट है। प्रत्युष भी वहां आ चुका था। कहने लगा कि अगर आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर गए तो ये भूल जाइएगा कि मैं इसे वापस लेकर आऊंगा, बल्कि फिर हमेशा हमेशा के लिए वो आपके पास ही रहेगी। ये सारी बातें सुनकर तो भावेश गुस्सा हो चुका था। फिर कहने लगा कि अगर आपका बेटा मेरी बेटी के साथ खुश नहीं था तो क्यों आकर मिन्नतें करके मेरी बच्ची को लेकर गई? कम से कम मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद ना करती। इतना कहकर भावेश बाहर निकला। निशा आंगन में ही खड़ी थी, रोते हुए कहने लगी कि मुझे यहाँ रहते हुए 3 महीने हो चुके हैं, मगर इन 3 महीनों में मेरा पति मुझसे बहुत बुरा सलूक कर रहा है। शादी को 2 दिन बाद ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो सिगरेट भी पीता है और शराब भी। कोई उसे मना नहीं करता। वो ऐसे ही नशे में धुत मुझे मारता है। कहता है तेरी वजह से मेरे दोस्तों में बहुत बेइज्जती होती है। वो मुझसे मेरे ससुर का कारोबार पूछते हैं, नाम पूछते हैं, और अब मैं उनको क्या बताऊं कि वो एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब सा इंसान है। इसके बाद निशा रोते हुए कहने लगी कि मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत ये दर्द तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर भावेश का बस चलता तो वहीं से अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाता, मगर उसने गहरी सांस लेकर अपनी बेटी को कंधों से थामा और उसे समझाते हुए बोला कि नहीं मेरी बेटी, अब यही तेरा घर है और अब तुम्हें यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारनी है। जो अभी मसले परेशानियां हैं तुम यहीं रहकर हल करो, इन मसलों को सुलझाओ, अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव करो, वही सास का दिल जीतो। तुम्हारे ये कर्म ही तुम्हारे पति और सास को बदल देंगे। उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेटी को समझाया था। वहीं निशा भी समझ चुकी थी कि कैसे यहीं रहकर अपने घर को संभालना है, और अगर वो यहाँ से चली जाती तो प्रत्युष भी उसे लेने ना जाता तो नौबत तलाक तक जा सकती है। और फिर तलाकशुदा लड़की में तो हीरे भी जड़े हों तो लोग उसे कौड़ियों के दाम ही समझते हैं। ये बात भावेश भी जानता था। वो अपने घर वापस आ चुका था, मगर उसे किसी पल भी चैन नहीं था। अपनी बेटी की वजह से काफी परेशान रहने लगा। वो वहीं वहीं जब भी वो अपनी बेटी को फोन करता तो उसकी रोती से सकती आवाज ही सुनता। वहां पर निशा के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव रखा जा रहा था। वो तो गरीब था, उसकी कोई सुनने वाला न था। रो रो कर अपने भगवान से प्रार्थना करता। फिर एक दिन चौधरी के यहाँ चला गया। चौधरी साहब जानते थे कि भावेश की बेटी की शादी उनके ही यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ से हुई है। चौधरी साहब अच्छे इंसान थे। भावेश उनके पास गया और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगा कि आप अपने उन रिश्तेदारों को समझाएं कि मेरी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करें।
वो मेरी बच्ची पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं और अब उसे गरीब होने का ताना भी देते हैं। अगर यही सब करना था तो वो मेरी बच्ची को ब्याह कर ही क्यों लेकर गए। ये बातें सुनकर चौधरी बोला कि मैं तो समझा दूंगा उन्हें, मगर वो कुछ दिन बाद फिर वही तरीका अपना लेंगे। मेरी मानो तो अमरनाथ यात्रा पर चले जाओ, शिव जी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी बच्ची के ससुराल वालों को सद्बुद्धि दें, उसका पति उसके साथ ठीक हो जाए। भावेश, जो बड़ा ही उदास था, उसके दिल में एक उम्मीद जागी। वो वापस घर आ चुका था। निशा हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सके। उसका पति उससे अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा था, मगर उसे ना ही प्यार दे रहा था और ना ही इज्जत। वो जब भी कोई प्यार भरी बात अपने पति से करना चाहती, उसका हाथ पकड़ना चाहती, तो वो फौरन झटक कर कहता कि दूर रहे मुझसे, पत्नी बनकर आई है तो सिर्फ पत्नी बनकर रहे, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, गरीब घर की लड़की। अपनी बेटी के दिन ब दिन खराब होती हालत देखकर भावेश ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी जमीन को बेचा और बेचकर पैसे इकट्ठे किए जाने से पहले अपनी बच्ची से मिला और फिर अमरनाथ यात्रा के लिए निकल गया। उसे यकीन था कि वो जब वहां जाकर प्रार्थना करेगा तो उसकी बच्ची का नसीब बदल जाएगा, उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे। वो कश्मीर पहुंचा और एक होटल में अपने लिए कमरा बुक करवाया। उसके पास वहां का तो कोई नंबर नहीं था, मगर होटल के रिसेप्शन पर मौजूद टेलीफोन से अपनी बेटी को कॉल करके अपने पहुंचने के बारे में ज़रूर बताया था और कहा कि जब तक वो यहाँ है वो इसी नंबर से उससे बात किया करेगा। अगले दिन वो सारा दिन अमरनाथ मंदिर में रहा। वहां बैठकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी बच्ची के लिए प्रार्थनाएं करता रहा कि शिव जी मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दे। बेशक भगवान की तरफ से परीक्षा जाती रहती है, मगर मैंने अपनी बेटी को इतनी मोहब्बत से पाला है और अब वो इतनी तकलीफ में है। मेरी बेटी के पति को सद्बुद्धि दे कि वो मेरी बच्ची के साथ अपना बर्ताव ठीक कर ले। सारी रात वो रोता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा। फिर गहरी सांस लेकर इस उम्मीद पर होटल की तरफ गया कि उसकी प्रार्थनाएं शिवजी जरूर पूरी करेंगे। जब वो होटल में आया और अपने ही ध्यान में अपने कमरे में जाने लगा तो रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने उसे आवाज दी। भावेश हैरान हो गया। वो लड़का कहने लगा कि कल शाम से लगातार आपके दी नंबर से कॉल आ रही है, बार बार कोई आपसे बात करना चाहता है, मगर आप कल शाम के अब वापस आ रहे हैं। भावेश को पता था कि हो ना हो उसकी बेटी ही होगी, क्योंकि और तो कोई इस नंबर को नहीं जानता था। उसके दिल में अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे कि भगवान सब अच्छा करे, कहीं उसकी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई। उसने जब कान से फोन लगाया और जो बात उसकी बेटी ने बताई तो वो लड़खड़ाकर गिर चुका था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसे बदल चुकी है। निशा फोन पर बहुत खुश थी, कहने लगी कि पापा, शिव जी ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल दिन के वक्त मेरी सास का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। वो सीढ़ियों से उतरने लगी कि अचानक उन्हें चक्कर आ गया। वो गिरने ही वाली थी कि मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैं उन्हें तो बचा चुकी थी, मगर मैं खुद सीढ़ियों से गिर गई। भगवान का शुक्र है कि मुझे कोई ज्यादा चोटें नहीं आई, मगर मेरी खराब हालत देखकर मेरी सास मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। मैं तो ठीक हो गई, मगर सास की दिमाग की नस फट चुकी थी। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। भगवान की करनी थी कि वो खून उनके कान के रास्ते बहता बाहर आता रहा। उनका और मेरा ब्लड ग्रुप एक था। मैंने पुण्य समझते हुए उन्हें अपना खून दिया, जिससे सास की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। आज सुबह ही उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। वहीं प्रत्युष भी अपनी माँ का बदलता व्यवहार और मोहब्बत देकर मेरे साथ ठीक हो चुके हैं। न सिर्फ पति बल्कि सास ने भी मुझसे माफ़ी मांगी है और कहा है कि तुम्हारे पापा वापस आए तो हम उनसे भी माफ़ी मांगेंगे। जाने अनजाने में दौलत के नशे में हमने उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया। भावेश वहीं पर जमीन में गिर चुका था और अपने भगवान का धन्यवाद करने लगा। जब वो वापस आया तो स्टेशन पर न सिर्फ उसकी पत्नी, उसकी बेटी, बल्कि बेटी के ससुराल वाले भी थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, क्योंकि उसकी बच्ची के चेहरे पर जो खुशियां वो पहले देखना चाहता था वो उसे मिल चुकी थी। बेशक माँ बाप अपनी औलाद के लिए नसीब नहीं खरीद सकते, मगर माँ बाप की प्रार्थनाएं इतना असर रखती हैं कि हमारा भगवान कभी भी इन प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने देता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।